हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में देखेंगे एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास 2। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, पाउल बर्नल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, यानी जो हमारा पाउल बर्नल टेस्ट है होता है ये आपके किस चीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ होगा। ए ऑप्शन है आपका वेल्स डिजीज़, बी है एंट्रिक फीवर, सी है ब्रूसेलोसिस एंड डी लास्ट ऑप्शन है आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो उसका राइट ऑप्शन है डी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, यानी जो हमारा पाउल बर्नल टेस्ट होता है ये हमारे इन्फेक्शियस जो मोनोन्यूक्लियोसिस होता है इसके लिए आपका यूज़ होता है। तो हम बात करते हैं पाउल बर्नल टेस्ट के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मोनोस्पॉट टेस्ट, इज़ प्राइमरी यूज टू डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आ वायरल इलनेस ऑफन कॉज बाई एप्स्टीन बार वायरस। डिस्टेंस जो हमारा पाउल बर्नल टेस्ट है इसको हम आपका मोनोस्पॉट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली हमारे जो आपके मोनोन्यूक्लियोसिस जो इन्फेक्शंस हैं इसको डायग्नोस करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है, और ये आपका वायरल आपकी एक डिजीज़ होती है, वायरल इलनेस हमारे कॉज करता है, जो मोस्टली हमारे जो एप्स्टीन बार वायरस होता है इसके थ्रू आपका ये डेवलप होता है, कॉज होता है। इसके अलावा हम बात करें जो आपका विल्स डिजीज़ है, तो विल्स डिजीज़ ऑल्सो नोन एज लेप्टोस्पायरोसिस। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आर कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया और एंटीबॉडीज़। डिस्टेंस जो हमारा विल्स डिजीज है इसको हम आपका लेप्टोस्पायरोसिस के नाम से भी जानते हैं, और इसको डायग्नोस करने के लिए इसके लिए हमारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं पेशेंट का, ताकि जो आपका लेप्टोस्पायरा जो बैक्टीरिया है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, और जो आपके एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको भी हम इसमें आपका इन्वेस्टिगेट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें तो जो आपका एंट्रिक फीवर है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके लिए आपकी जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग यानी जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रूसेलोसिस। डिस्टेंस जो आपका ब्रूसेलोसिस है ये एक आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो हमारे एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसके लिए डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के लिए हम आपका रोज बेंगल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग इज, यानी जो आपका वुंड हीलिंग है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आपका हीमोटोमा फॉर्मेशन, बी है आपका माइग्रेशन ऑफ WBC, सी ऑप्शन है आपका कोलेजन डिपोजिशन एंड लास्ट ऑप्शन से डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। कोलेजन डिपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग। नेक्स्ट MCQ है व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वुमेन विद वेट 70 kg एंड हाइट 155 सेंटीमीटर। डिस्टेंस एक हमारी वुमेन है जिसका वेट आपका 70 kg है और आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है। तो इस वुमेन का आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपका कितना रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 26.1, सेकेंड है 29.1 एंड सी ऑप्शन है आपका 25.2 एंड लास्ट डी ऑप्शन है आपका 24.6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है आपका बी 29.1 इज द राइट आंसर। BMI इज ऑल्सो नॉन एज क्यूटिलेट्स इंडेक्स एंड नॉर्मल BMI रेंज 18.5 to 24.9। डिस्टेंस जो हमारा BMI है इसको हम आपका क्यूटिलेट्स इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारा जो नॉर्मल BMI है इसका रेंज रहता है आपका 18.5 से 24.9। इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारा BMI है इसके निकालने के लिए एक आपका फॉर्मूला होता है, तो है आपका BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इज कंप्लीटेड ऑन, यानी जो हमारा फर्टिलाइज जो ओवम होता है इसका इंटरस्टिशियल जो इम्प्लांटेशन होता है ये आपका कब कंप्लीट होता है, यानी कौन से डे में कंप्लीट होगा। तो ए ऑप्शन है आपका 5th डे, बी ऑप्शन है आपका 11th डे, सी ऑप्शन है आपका 20 डे एंड डी ऑप्शन है आपका 2nd डे। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है आपका वो आपका बी 11th डे, यानी जो आपका इंटरस्टिशियल जो इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइज ओवम का वो हमारे 11th डे में आपका कंप्लीट होगा। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम अकर्स ऑन 6th डे एंड कंप्लीटेड ऑन 11th डे। डिस्टेंस जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है इसका जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है वो आपका 6 डे में आपका
स्टार्ट होता है और इसका जो इम्प्लांटेशन है वो हमारा 11th डे में आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज ऑल एक्सेप्ट। डिस्टेंस हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपके सारे राइट हैं, बस एक हमारा रॉन्ग है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका हाइपरटेंशन, कि हमारा जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है ये हमारा हाइपरटेंशन कॉज करता है या आपका हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। एंड सी ऑप्शन आपका डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, या आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है इसको डिक्रीज करेगा। एंड डी ऑप्शन आपका या आपका जो क्रोनिक जो रीनल फेलियर है इसमें हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा। तो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है यानी जो राइट आंसर है वो आपका सी डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो आपका क्रोनिक रीनल फेलियर होता है इसमें जो हाइपरटेंशन की सिचुएशन है वो देखने को मिल सकती है, और पेशेंट में आपका हाइपरकैलेमिया डेवलप होता है और आपका हाइपोकैल्सीमिया भी आपका डेवलप होता है। और इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो आपका डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, यानी ये आपका क्रोनिक रीनल फेलियर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब क्रोनिक रीनल फेलियर होता है इन पेशेंट में जो क्रिएटिनिन लेवल होता है वो हमारा इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंक्रीज इन, यानी जो हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपकी कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगी। ए ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस, बी है आपका क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सी है आपका कंपल्सिव पॉलीडिप्सिया, एंड डी है आपका हाइपर कैल्सीमिया। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस is right answer, and in diabetes mellitus specific gravity of urine is increased. Next MCQ है which of the following is the earliest clinical manifestation of increased ICP following head injury। यानी मान लो कोई आपका पर्सन है उसको हेड इंजरी हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में जो आपका ICP इंक्रीज होता है इसके लिए सबसे जो फर्स्ट आपका जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो कौन सा रहेगा। तो ए ऑप्शन से आपका पिपलरी डायरेक्शन देखने को मिलेगा, सेकंड है डिमिनिश्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सी है आपका हेमीपैरेसिस, एंड डी ऑप्शन है आपका कोमा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डिमिनिश्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी डिमिनिश्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड ICP इन हेड इंजरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका A persistent rise in parser pressure of CO2 and decrease in pH level in newborn is indicative of, यानी जो हमारा एक न्यूबॉर्न है उसमें जो आपका पार्सर प्रेशर ऑफ जो O2 है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो pH है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा देखते हैं। ए है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा पेशेंट को, एंड बी ऑप्शन है जो आपका न्यूबॉर्न होगा उसमें आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, सी है ये आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा, और डी है आपका मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो डिएशन जैसे हम देखते हैं जो हमारा पीएच होता है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है आपका 7.35 से 7.45 रहता है, और जो आपका PCO2 होता है इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो 35 से 45 mm ऑफ HGMR रहता है। तो डिएशन जैसा आपको पता ही है अगर कोई भी वैल्यू हमारे 7.35 से आपके नीचे रहती है पीएच वैल्यू तो हमारा एसिडिक को आपका इंडिकेट करता है। और इसके अलावा जो हमारा पार्सर प्रेशर ऑफ CO2 है, मान लो ये आपके इसके लेवल में आपका कोई वेरिएशन आ रहा है तो आपका रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि इसमें आपका पीएच लेवल डाउन हो रहा है और आपका PCO2 लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपका जो न्यू बॉर्न होगा उसमें आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है MCQ के बारे में बात करते हैं। व्हाट विल बी द इंसिडेंस रेट इफ देयर आर 500 न्यू केसेस ऑफ एन इलनेस इन पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इन अ ईयर। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए है आपका 1.42 पर 1000 पर ईयर, बी ऑप्शन है आपका 14.2 पर 1000 पर ईयर, सी है आपका 16.7 पर 1000 पर ईयर, एंड डी ऑप्शन है आपका 1.67 पर 1000 पर ईयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी 16.7 पर 1000 पर ईयर। नेक्स्ट MCQ है द होमोपोलिसैकेराइड्स यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन
एज प्लाज्मा सब्सटीट्यूट इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेक्स्ट्रिन, सेकंड है इनोलिन, एंड सी है आपका पैक्टिन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्टार्च। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए, डेक्स्ट्रिन इज राइट आंसर। डेक्स्ट्रिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो जो डेक्स्ट्रिन होता है वो आपका ग्लूकोज का ही पॉलीमर रहता है, एंड इज़ यूज टू एक्सपेंड प्लाज्मा वॉल्यूम, जिसका यूज़ हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है इसको एक्सपेंड करने के लिए हम करते हैं। बात करें हम इनोलिन की, तो इनोलिन एक आपका सॉल्युबल फाइबर होता है। नेक्स्ट आपका पैक्टिन। पैक्टिन इज़ अ नेचुरली अकरिंग पॉलीसैकेराइड्स फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, पर्टिकुलरली अबंडेंट इन फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट। रिएक्शन जो आपका पैक्टिन है, पैक्टिन भी एक हमारा एक पॉलीसैकेराइड्स होता है जो हमारे सेल वॉल के प्लांट्स में आपका लोकेटेड रहता है, और ये आपका पर्टिकुलरली जो आपके फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका एप्पल होगा और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इनमें आपका ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टार्च के बारे में, तो जो आपका स्टार्च होता है ये आपका पॉलीमरिक एक कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है पर्निशियस एनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी जो हमारा पर्निशियस एनीमिया होता है ये आपके कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से डेवलप होगा। ए है आपका विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन है आपका विटामिन सी, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका विटामिन B12, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन B12। जिसमें जो हमारा विटामिन B12 है इसके डेफिशिएंसी से हमारा पर्निशियस एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो विटामिन B12 है इसको हम आपका कोबलामैन के नाम से जानते हैं, और इसको हम आपका साइनोकोबलामैन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें विटामिन B1 के बारे में, तो जो विटामिन B1 है इसको हम थियामाइन भी बोलते हैं। इसके जो डेफिशिएंसी है उससे आपका बेरी आपका हो जाता है। और हम बात करें विटामिन सी के बारे में, तो जो विटामिन सी है इसका जो अनदर नेम है उसको हम स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन सी की आपकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी आपका जो रोग होता है वो आपका डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एस्प्रिन इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, यानी जो एस्प्रिन है वो आपके कौन से एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। फर्स्ट आपका लाइपोक्सिजनेज, सेकंड आपका साइक्लोऑक्सीजनेज, थर्ड आपका फॉस्फोलाइपेज A1, एंड डी ऑप्शन है आपका फॉस्फोलाइपेज A2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो आपका बी है, साइक्लोऑक्सीजनेज, यानी एस्प्रिन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द cyclooxygenase enzymes and that play a crucial role in the production of prostaglandins। इसके अलावा जो आपका साइक्लोऑक्सीजनेज होता है ये हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसके प्रोडक्शन में आपका रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कॉज, यानी जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है इसकी डेफिशिएंसी से आपका क्या डेवलप हो सकता है। तो फर्स्ट है आपका कैटरेक्ट, सेकंड ऑप्शन है हीमोलाइटिक एनीमिया, सी है आपका हाइपोग्लाइसीमिया, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मेंटल रिटार्डेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है इसके डेफिशिएंसी से हीमोलाइटिक जो एनीमिया होगा वो आपका डेवलप होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्किंसनिज्म इंक्लूड, फर्स्ट आपका ट्रीमर्स एट रेस्ट, सेकेंड है रिजिडिटी, सी है आपका हाइपोकाइनेसिया, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी जो आपका पार्किंसनिज्म आपका डिजीज़ होती है इसमें जो आपका पेशेंट होगा उसमें आपके रेस्ट टाइम पे ट्रीमर्स देखने के मिलेगा, रिजिडिटी होगी पेशेंट में, और आपका हाइपोकाइनेसिया की कंडीशन भी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ट्यूमर मार्कर इज एलिवेटेड इन सम केसेस ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी जो आपके हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी जो आपका लीवर कैंसर है इसमें आपका कौन सा जो ट्यूमर मार्कर है वो आपका इंक्रीज रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका AFP, सेकंड आपका CEA, एंड सी ऑप्शन है आपका CA-125, एंड डी लास्ट ऑप्शन है आपका CA-19-9। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन A AFP अल्फा फीटोप्रोटीन। जैसे जो आपका लीवर कैंसर होगा इसमें हमारा जो अल्फा फीटोप्रोटीन जो आपका ट्यूमर मार्कर होगा वो आपका एलिवेट हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट बात करें जो CE है इसके बारे में, इसको आपका कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन भी हम बोलते हैं, इज अ ट्यूमर मार्कर दैट कैन बी एलिवेटेड इन सेवरल टाइप ऑफ कार्सिनोमास
इंक्लूडिंग कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट, लंग, पेनक्रियाटिक एंड मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमास। यानी जो आपका CEA है, जिसको हम आपका कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन बोल रहे हैं, ये भी एक आपका ट्यूमर मार्कर है जो मोस्टली आपके जैसे आपके कोलोरेक्टल जो कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा, या जो कि थायराइड जो कार्सिनोमास होते हैं, इनमें ये आपका ट्यूमर मार्कर एलिवेट रहता है। नेक्स्ट हम बात करें CA-125 के बारे में। तो जो CA-125 जो आपका ट्यूमर मार्कर होता है, ये हमारे जो ओवेरियन कैंसर होता है, यानी ओवरी का जब कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसमें ये आपका ट्यूमर मार्कर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें CA-19-9 एलिवेटेड इन पेनक्रियाटिक एंड बाइलरी ट्रैक्ट कैंसर। यानी जब भी कोई पेशेंट है उसमें आपका बाइलरी या आपका जो पेनक्रियाटिक कैंसर है वो डेवलप हुआ है, तो इसमें आपका जो CA-19-9 आपका जो ट्यूमर मार्कर है वो आपका एलिवेट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.